हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास आरबीएसई हो या इंडिया के जितने भी स्टेट में एनसीईआरटी चलती है वहाँ से 10वीं क्लास पास आउट करके निकले हैं, वो सब हमारे साथ प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हम यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी को जीरो से लेकर के टॉप तक ट्रेंड करवाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी समस्या रहेंगी उनका समाधान तत्काल ही या फिर कुछ समय के पश्चात कर दिया जाएगा। और हर टॉपिक मैं पहले 11वीं क्लास के बारे में बता देता हूँ। मैथमेटिक्स का हर टॉपिक बिल्कुल ही अपने आप में स्वतंत्र है। किसी भी टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक के साथ में कोई संबंध नहीं है। हम चाहें जिस टॉपिक को उठा करके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 11वीं क्लास का जो सबसे शानदार और जानदार टॉपिक है समुच्चय यानी कि सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में आसान तो है ही, लेकिन 11वीं से स्टार्ट होकर के और एमएससी और भी आगे पीएचडी तक चलने वाले टॉपिक है। कई जगहों पर इसका प्रयोग होता है, दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग है। तो टाइम खराब ना करते हुए हम केवल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है समुच्चय यानी कि सेट। सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक हुआ जो उसका नाम है, जैसे कि समुच्चय, तो पहली बात तो समुच्चय है तो समुच्चय होता क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। समुच्चय कहते किसे हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है, इसलिए इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। समुच्चय में दो शब्द, इसकी डेफिनेशन में सिर्फ दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वस्तुओं का कलेक्शन होना चाहिए, और कलेक्शन भी ऐसा होना चाहिए जो सुपरिभाषित हो यानी वेल डिफाइंड हो। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। समुच्चय यानी कि संग्रह होगा, और संग्रह कैसा होगा, प्लस सुपरिभाषित। हर संग्रह को समुच्चय नहीं कह सकते हम, केवल उन्हीं संग्रह को समुच्चय कहेंगे जो सुपरिभाषित हों। सुपरिभाषित होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि सुपरिभाषित का क्या मतलब है, तो सुपरिभाषित का मतलब यह है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह है जिसके बारे में भारत का धरती का कोई भी कोना हो, हर कोने पर प्रत्येक व्यक्ति का विचार उस संग्रह के लिए एक जैसा रहे। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसका विचार उसके लिए भिन्न हो गया तो वो संग्रह तो होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय होने के लिए सबसे पहली कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसका सुपरिभाषित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने लिखा एग्जाम्पल, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृत या प्राकृतिक एक ही बात है। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संग्रह कहें या हम समूह कहते हैं, एक ही बात है। संग्रह या समूह एक ही चीज है। दूसरा एग्जांपल, भारत कहें या भारत कह लो या कोई भी कह लो, भारत के 5 महान बल्लेबाजों का संग्रह। बल्लेबाजों का संग्रह। इन दोनों ही एग्जाम्पलों से आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि कौन केवल संग्रह है और कौन सुपरिभाषित है। तो संग्रह तो दोनों ही है, संग्रह तो ये दोनों ही है, लेकिन सुपरिभाषित कौन सा है इनमें से। संग्रह तो दोनों ही है, लेकिन सुपरिभाषित कौन सा है। तो देखो, पहले एग्जाम्पल पर हम बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 10 से छोटी कौन कौन संख्याएं हैं जो प्राकृत होंगी। 10 से छोटी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी संख्याएं 10 से छोटी हैं और प्राकृतिक भी हैं। कॉमा लगा दिए सबके बीच में।
तो ये हो गया सुपरिभाषित भी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल, नहीं कहूंगा कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं ये है। आपसे पूछे तब भी आप यही बताओगे। धरती का कोई कोना हो, कोई व्यक्ति हो, वो भी यही कहेगा यही वो 10 संख्याएं, 9 संख्याएं हैं जो 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये हो गई वो स्टेटमेंट है जो संग्रह के साथ साथ सुपरिभाषित वाली कंडीशन को भी फुलफिल करता है। समझ बात? तो ये तो हो गया वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या है, ये सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या है, ये एक समुच्चय हो गया। अब इस पर आते हैं दूसरे वाले पर। ध्यान से देखें कि क्या बोला, भारत के 5 महान बल्लेबाजों का संग्रह। भारत के 5 महान बल्लेबाजों का संग्रह। भारत का छोड़ो, जैसे कि मेरी बात करूं, हो सकता है मुझे 5 बल्लेबाज कोई और, जैसे मान लो मैंने ले लिए 5, धोनी हुआ, विराट कोहली हुआ, युवराज सिंह हुए, MS धोनी, युवराज सिंह हुए, और भी जैसे कि यशस्वी जायसवाल हैं, और कोई भी ले लो 5। मुझे जो पसंद है 5, हो सकता है तुम में उनमें से कोई 2 पसंद आ जाए, कोई 3 पसंद आ जाए, या वो 5 पसंद आ जाए। कोई और व्यक्ति हो सकता है उसे वो 5 पसंद ना आए, उसे कोई और 5 पसंद आ जाए। तो जब भी किसी महान व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट में अगर बात की जाएगी तो संग्रह तो होगा, लेकिन वो सुपरिभाषित होने के लिए फुलफिल कंडीशन नहीं कर पाएगा सेट का। मतलब ये हुआ कि संग्रह तो है, लेकिन हर व्यक्ति का इसके लिए विचार अलग अलग हो सकता है, और जब विचार अलग अलग हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये संग्रह है, केवल सुपरिभाषित नहीं होने के कारण ये सेट नहीं हुआ। तो ये दोनों ही कंडीशनों से तुम्हें, इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा कि संग्रह है तो उसका सेट होना क्यों आवश्यक नहीं है, उसका सेट होना कब आवश्यक है, ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो वही बात कि कोई संग्रह समुच्चय होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो सारी बात यहां डिस्कस होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 चीज समझ ली, एक तो है कि समुच्चय होता क्या है, दूसरी बात कि समुच्चय का निरूपण, यानी कि निरूपण कैसे होता है। समुच्चय के दो प्रकार से निरूपण करते हैं हम। समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय के निरूपण को हम 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला रोस्टर, इसका दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप। रोस्टर कहें या सारणीबद्ध रूप कहें। दूसरा है पहले इसको समझा मैं कि रोस्टर क्या होता है। इससे पहले थोड़ी चीज मैं इधर कर देता हूं। कोई भी समुच्चय हुआ, किसी भी समुच्चय को हम व्यक्त करने के लिए ये एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं मजला कोष्ठक, या इस प्रकार का ब्रैकेट यूज करेंगे। ये होता है समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका, चाहे वो रोस्टर रूप हो या सारणीबद्ध रूप हो, ये दोनों एक ही बात है। मैं यहां लगा देता हूं, या रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप भी इसका ही जनरल पार्ट है। वो जनरल है एक तरीके से, ये सारणीबद्ध है। उसमें किसी नियम का पालन किया जाएगा, इसमें केवल सारणी के रूप में अवयवों को लिखा जाएगा। अब अवयव क्या होते हैं, किसी भी समुच्चय के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे, जैसे कि मान लो मैंने 1 2 और 3 लिखा, 1 2 3 लिखा, कोमा लगा करके लिखना पहली बात। तो जैसे देखो एक चीज ये समझो कि एक तो ये है 14 और एक ये है 1, ये भी 14 है। अभी फिलहाल दोनों में एक ही एलिमेंट है 14। अगर मैं कॉमा लगा दूं इनके बीच में, अब इसमें हो गए 2 एलिमेंट, 1 और 1 4। अब इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 14। ठीक है ना। तो कॉमा लगाने का मतलब ये हो गया कि उसने इन दोनों के बीच में अंतर बता दिया कि कितने एलिमेंट हैं। एलिमेंटों को काउंट करने के लिए कॉमा लगाने के साथ हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 और 3, इसमें 3 एलिमेंट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लो 1 2 3, तो अब इसमें केवल एक ही एलिमेंट है 123। क्लियर है। तो ये बात समझ में आई होगी तुम्हें। और किसी भी समुच्चय को, चाहे वो इस फॉर्म में हो या वो इस फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में समुच्चय को लिखने का तरीका होता है कि एक मजले ब्रैकेट के रूप में अवयवों को कॉमा लगा करके लिख देना। और दूसरी बात, किसी भी समुच्चय के अंदर एलिमेंट 1 2 3 लिखा मैंने 1 2 3 को किसी तरीके से घुमा सकता हूं। घुमाने का मतलब ये हो गया
कि मैं 2 1 3 लिख दूं या फिर मैं 1 3 2 लिख दूं, तो कोई भी तरीका हो लिखने का, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता अवयवों को घुमाने से। ये वाला और ये वाला, तो ये तीनों ही सेट बिल्कुल सेम है, एकदम समान है। तो अवयवों को उल्टा सीधा क्रम में लिखने का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का कि अवयवों को मैंने ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, इसका कोई प्रभाव नहीं है समुच्चय के ऊपर। दूसरी बात, समुच्चय निर्माण रूप, एक एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कि 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इधर देख ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। मैंने सभी संख्याओं को सेट के अंदर सारणी की फॉर्म में लिख दिया, मैंने सभी संख्याओं को सेट के अंदर सारणी की फॉर्म में लिख दिया, तो ये तो हो गया सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। अब इसी सेट को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का मतलब होता है कि किसी नियम के अकॉर्डिंग, किसी नियम के द्वारा उसी सेट को बांध देना। एक नियम ऐसा बना दिया जाए समुच्चय के अंदर जो नियम इस पूरे सेट को जनरेट कर दे। जैसे कि माना मैंने ये ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मजला कोष्टक। मैंने मजले कोष्टक के अंदर जो भी हमने यहां एलिमेंट लिखे 1 से लेकर 9 तक, मैंने माना कि वो इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट, इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस सच दैट का मतलब होता है कि इस प्रकार है कि एक्स, इस सेट के अंदर वो एक्स इस प्रकार है कि एक नियम यहां में बांधना पड़ेगा। अभी ये सेट पूरा की पूरा जैसे मैं केवल ये लिख दूंगा एक्स, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ इसका, ये बिल्कुल ये नहीं पता पा रहा है कि एक्स का हम क्या लें ताकि ये सेट बन जाए 1 से लेकर के 9 तक का, तो ये तो इस बात को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब हमें यहाँ कोई नियम लगाना पड़ेगा। सच दैट लिखा, इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, सच दैट इस प्रकार होंगे वो एक्स की, सारे के सारे एक्स बिलोंग टू कैपिटल एन, सारे एक्स नेचुरल नंबर से आएंगे और वो सारे एक्स जो होंगे, कॉमा लगा दिया। पहला नियम तो ये है कि सारे एक्स कैसे होंगे? नेचुरल, कॉमा लगा दिया। पहली बात तो ये सारे एक्स कैसे होंगे? नेचुरल। दूसरी बात कि वो सारे एक्स होंगे क्या? 1 से लेकर के और 10 से छोटे तक, 1 से लेकर के 10 से छोटे तक, ये दूसरा नियम लगा दिया, 1 और 1 2, सारे एक्स जो भी आएंगे वो नेचुरल होंगे। दूसरी बात, वो सारे एक्स 1 से लेकर के 10 से छोटे तक, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इस पूरी बात में इस पूरे सेट को एक ही नियम के अंदर बांध दिया, या तो हम ये कहें या हम ये कहें, दोनों इक्वल सेट हैं, एक दोनों। क्लियर है ये बात? तो ये तो बात हो गई समुच्चय निरूपण में कि समुच्चय या रोस्टर फॉर्म क्या होती है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, ये दोनों बात हो गई समुच्चय के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 चीज पढ़ी थी। पहली चीज पढ़ी हमने कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय होने के लिए पहली बात संग्रह होना चाहिए, संग्रह हो सकता है। संग्रह का समुच्चय होने के लिए कंडीशन ये है कि समुच्चय को सुपरिभाषित होना पड़ेगा, वेल डिफाइन होना जरूरी है उसका। ठीक है ना, जो संग्रह वेल डिफाइन होगा वो समुच्चय होगा, जो संग्रह वेल डिफाइन नहीं होगा वो केवल संग्रह होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना, तो सुपरिभाषित होने की क्या कंडीशन है कि ऐसा संग्रह जिसके बारे में धरती पर किसी भी कोने में इंसानों का विचार एक जैसा रहे, जिस संग्रह के बारे में सभी व्यक्तियों का विचार एक जैसा रहेगा वो संग्रह समुच्चय होगा। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसका विचार उस समुच्चय के बारे में अलग हो गया तो वो संग्रह केवल संग्रह रह जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि समुच्चय निरूपण क्या होता है, समुच्चय का निरूपण क्या होता है। समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर सारणीबद्ध रूप का मतलब होता है कि हम मजलिक ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कॉमा लगा कर लिखेंगे और एक सारणी के रूप में उसको हम लिख देंगे। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, ब्रैकेट बनाना है, उसके अंदर एलिमेंटों को कॉमा लगा करके लिख देना है। दूसरी बात इसमें यह है, समुच्चय के नियमों में आता है कि समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके बीच में कॉमा लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उन एलिमेंटों को हम किसी भी रूप में घुमा सकते हैं, इसका प्रभाव समुच्चय के ऊपर किसी प्रकार से नहीं पड़ेगा। तीसरी एक दूसरी बात इसमें छूट गई, वो मैं बता देता हूं। एक चीज ये भी है कि समुच्चय के अंदर कभी भी अवयवों का रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिखा 1 1 2, तो ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया 1 और 2, अब ये समुच्चय है। समुच्चय के अंदर कभी भी दो एलिमेंटों का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, केवल एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का कोई नियम नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ बात छूट गई थी, इसको भी मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में किसी भी समुच्चय को एक नियम के अंदर हम बांध दें
तो वो होता है समुच्चय का निर्माण रूप। ठीक है ना, ठीक है, इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे।